नामुमकिन सी बात को तू मुमकिन करके दिखा। खुद पहचान लेगा ज़माना, तू भीड़ से अलग चलकर तो दिखा। कहीं जीत बाकी है तो कहीं हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सारा सार बाकी है। यूँ निकले हैं अभी अपनी किस्मत को खोजने के लिए। तू क्या बात करता है दोस्त, बस मेहनत करते जा, किस्मत खुद ब खुद तेरे पास आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबीता प्रधान, आप सभी का स्वागत करती हूं आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम धरती धोरारी में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ में एक बड़े ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। वे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उन्हें बागवानी का ज़बरदस्त शौक़ है और वो छोटा छोटा नेचर में इतना खूबसूरत तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि उन्होंने गोकुल, जो कि जोधपुर में स्थित है, उन्होंने अपने घर में ही बहुत ही खूबसूरत एक दुनिया बनाई है और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं उन्हें खिलाए हैं और बहुत ही कुछ करके दिखाया है अपनी लाइफ में, एक तरीके से चमत्कार करके दिखाया है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं रविंद्र काबरा जी का। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। और मुझे बहुत खुशी है कि आज दूरदर्शन ने, जयपुर ने मुझे बुलाया है और आपके इतने बड़े श्रोताओं से मुलाकात का एक मौका दिया है कि मैं अपनी जीवन यात्रा, इस गोकुल की यात्रा को, इस बागवान की यात्रा को शेयर कर सकूं। जी रविंद्र सर, बहुत ही खूबसूरत आप कार्य कर रहे हैं। आपने एक नई दुनिया बना दी है गोकुल, जो कि जोधपुर में आपने अपने घर में एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा बनाया है। अभी जैसे हमारी बात हो रही थी कुछ टाइम पहले, जब मैंने डिस्कशन में आपसे जाना तो बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर, और ये बात बड़ी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से शॉकिंग थी कि जो प्रकृति आज हमें नहीं दे पाती जिस जगह पर, आपने वो भी पॉसिबल करके दिखाया। तो ये सब मुमकिन कैसे हुआ, इस तरफ आपका रुझान कैसे गया? देखिए, हमको इच्छा शक्ति चाहिए, प्रेरणा चाहिए। अगर ये दो चीज़ है तो संभव सब कुछ है। बिल्कुल। और इसकी प्रेरणा मुझे मिली मेरे दादाजी से। जी। मैं छोटा था, 8-10 साल का था, तब अपने दादाजी को गार्डनिंग करते देखता था। और वो उस समय जब हमारे घर में 4-5 गार्डनर होते थे तो ज़मीन पे बैठ के 4-4, 5-5 घंटे वो खुद हाथ से गार्डनिंग करते थे। जी। और जो उसका परिणाम इतना सुंदर गार्डन बनता था, तो वो फूलों की खुशबू, वो फूलों के रंग, वो खूबसूरती ने मुझे इतना आकृष्ट कर दिया कि बस मैं उसमें रमता गया। और बस वो उस उम्र से जो एक इसकी तरफ मेरा रुझान हुआ, अब एक पैशन बन गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र सर, गोकुल में बहुत ही अलग अलग वैरायटीज़ के जो फूल है वो खिलते हैं। सबसे पहले तो हम वो जानना चाहेंगे वो फ्लावर्स है क्या, और उसे नर्चर करने में, उनको पानी डालने में या उनको वो सॉइल देने में कितना समय आप दे पाते हैं? देखिए जी, गोकुल में ऐसा कोई फूल नहीं है जो नहीं खिल रहा है। जी। मैं कुछ नाम दूंगा, वैसे तो कॉमन तो बहुत हैं, हज़ारों, करीब 400 से ज़्यादा प्रजाति के फूल और पौधे हैं। लेकिन कुछ जिनको हम सिर्फ कश्मीर या कोई हिल स्टेशन या यूरोप या फॉरेन जाते हैं देखने, जैसे ट्यूलिप्स हैं, लिलियम्स हैं, आयरिस है, हाइड्रेंजियाज है, अजेलिया, कैमेलिया, हेलिकोनिया, ऑर्किड्स, मतलब ये फूल हैं जिनकी कल्पना करना भी मध्य प्रदेश में एक सपना है। लेकिन आपकी जब एक पैशन से कुछ करते हैं, जज्बे से करते हैं, तो आप कुछ भी करना संभव होता है। जी। और ये क्यों, कैसे संभव हुआ, इसका उदाहरण है जो समय इनके साथ मैं देता हूँ। तो जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को माँ को छोटा बच्चा सिखा देता है कि उसका अभी इस वक्त पेट दर्द कर रहा है या भूख लगी है या उसको प्यास लगी है, वैसे ही ये मेरे जो 11,000 बच्चे अब गोकुल में हैं, इन्होंने मुझे इस यात्रा में पूरा सहयोग दिया। इन्होंने मुझे समझाया कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से मैं उस पथ पे चलता गया और आज मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। जी जी। रविंद्र सर, पेड़ पौधों को सिर्फ उगाना ही काफ़ी नहीं होता, उनको बहुत कुछ उनकी केयर करनी पड़ती है, उन्हें नर्चर करना पड़ता है, उन्हें बच्चों की तरह प्यार करना पड़ता है। तो जोधपुर में आपका गोकुल है, तो जोधपुर का एटमॉस्फेयर भी मतलब जैसे कि अभी हमारी वार्तालाप जब हो रही थी, तो जो ऐसे फ्लावर्स हैं जो जिनको कोल्ड एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है, जिनको डिफरेंट सॉइल चाहिए होता है, डिफरेंट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, तो वो आप मैनेज कैसे करते हैं? आपने उन पौधों की नीड्स को कैसे पहचाना?
उनकी जैसे कोई भी प्लांट है, जैसे ट्यूलिप है या हाइड्रेंजिया है, अब ये पौधे ऐसे हाइड्रेंजिया जिसको गर्मी नहीं चाहिए, हाँ। तो वो जब मैंने पहली बार बगीचे में लगाया और गर्मी आई और वो थोड़ा सा मुरझाया, तो मुझे उसने एक इशारा कर दिया कि मुझे ये गर्मी पसंद नहीं है। उसको तुरंत मैंने शेड में मूव किया और वो शेड मूव किया, वो मुस्कुराता पौधा बन गया। उसके बाद जब फूल खिले तब मुझे लगा कि इसकी जो ज़रूरत है वो छाया है, और उसी हिसाब से मैं एक एक पौधे को देखता गया, उनको ऑब्जर्व करता गया, और वो मुझे धीरे धीरे सिखाते गए। इसीलिए आज जो कुछ आप देख रहे हैं या जो कुछ आपने देखा है या जो कुछ दुनिया देख रही है वो संभव हो पाया। जी जी जी, बिल्कुल, ये जानकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैं भी ये इमेजिन कर रही हूँ कि कभी मैं गोकुल में कदम रखूँगी तो मैं कितना खूबसूरत फील करूँगी। सब तरफ इतनी अलग अलग वैरायटीज़ के फ्लावर्स, और आपने एक प्रकृति को इतना सुंदर तरीके से एक जगह पे आपने संजोए रखा है। ये बात बहुत ही अच्छी लग रही है सर जानने में। लैंडस्केपिंग कंसल्टेंट की तरह आप काम करते आए हैं काफ़ी समय से, तो जानना चाहेंगे सर, उसके थ्रू आपने बहुत से प्रोजेक्ट्स करे हैं रिलेटेड टू नेचर, तो इन प्रोजेक्ट्स का क्या महत्व रखा या प्रोजेक्ट्स किस बारे में है वो हम ज़रूर समझना चाहेंगे। जी, लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स मतलब छोटे से बड़े मैंने काफ़ी किए हैं, और जो अभी रिसेंट में किया है वो राजस्थान हाई कोर्ट जो जोधपुर में नया 100 एकड़ में बना है, हाँ जी, उसको लैंडस्केप करने का मुझे मौका मिला। और जब आप किसी जज्बे से, मन से, लगन से कोई काम करते हैं तो नतीजा यकीनन बहुत सुंदर होता है। हाँ, बिल्कुल सर। और वो इतना सुंदर बन के तैयार हो गया कि मुझे ऐसा फीडबैक मिला जब 3 साल पहले उसका उद्घाटन हुआ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पधारे वहाँ, और उन्होंने देखा तो उनके सिर्फ एक शब्द मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो गया, एक लाइन, कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। इतनी खूबसूरत इसको इस तरीके से जिसने भी डेवलप किया है। जी जी जी। तो इसका बिल्कुल एक बहुत सिंपल है, आप मैं सब कर सकते हैं। हाँ। सिर्फ लगन की ज़रूरत है, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, और मन से जुड़ने की, और सबसे बड़ा जो इसमें है वो है पेशेंस। बिल्कुल। पेशेंस आपको सब कुछ सिखाती है। पेशेंस है तो आप जो मैं कर रहा हूँ वो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये बात आपने बहुत सही कही है। और आज के जो यूथ्स हैं उनको ये जानने की भी बहुत ज़रूरत है कि सब चीज़ें हमें तुरंत नहीं मिल जाती, वेट करना पड़ता है। जैसे कि आपने कोई बीज को बोया, उसमें पानी दिया, उसको उसमें खाद डाली, उसके बाद में वो बड़ा होता है, तो वो वेट आपने भी उसके लिए किया है, और वो क्या रिजल्ट दे रहा है ये आपने अपनी आंखों से देखा है। तो ये जो एक फ्लावर का बनने का प्रोसेस, एक पौधे के लगने का प्रोसेस है, ये पूरे हमारे जीवन का भी प्रोसेस है। तो इसी तरीके से आप बहुत कुछ हमें सिखा भी रहे हैं। बागबान, इससे आप बहुत लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। जर्नी फ्रॉम डिप्रेशन टू इंस्पिरेशन, बहुत ही खूबसूरत जर्नी है सर ये, जिसमें आपकी खुद की कहानियां भी जुड़ी हुई है। तो वो हम चाहेंगे सर, किस तरीके से डिप्रेशन मुक्त रहें, क्या करें? देखिए, जीवन हमारा ऐसा है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। डिप्रेशन, प्रेशर, टेंशन बहुत सबको जीवन में झेलना पड़ता है। और मेरे जीवन में भी आज से 25 साल पहले कुछ ऐसे मौके आए थे तब जीवन में जैसे लगने लगा कि एक ब्लॉकेज आ गया, जैसे अब कोई रास्ता ही नहीं है ज़िंदगी का। तो उस वक्त मैं कर तो ये 50 साल से रहा हूँ, लेकिन उस वक्त शायद मैंने थोड़ा सा इस तरफ झुकाव ज़्यादा कर लिया। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई थी, सीवियर हो गई थी। तो मुझे लगा बागवानी जिसको मैं जानता हूँ उसमें पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी नॉलेज चाहिए। तो मैंने इसके अंदर में काम करना शुरू किया, और जैसे ही काम करना शुरू किया तो एक से कदम दूसरा, तीसरा, चौथा बस बढ़ता गया, सफलता मिलती गई। और जब मन से किया तो उसके नतीजे बहुत गजब के आए। और एक लाइन किसी का जो मैंने पहले प्रोजेक्ट किया था 2004-05 में, एक कोई ग्रुप है दिल्ली का, उनका किया था। और जब उनके एमडी आए, उन्होंने राजस्थान में वो देखा तो मुझे बुलाया, कहा कि ये किसने किया, उनको बुलाओ। मैं घबरा गया एक बार, मुझे लगा शायद अच्छा नहीं हुआ है और नाराज़ होंगे, और मैं वैसे भी उस समय वो डिप्रेशन की परिस्थिति से बाहर आ रहा था, तो बहुत घबरा गया था। लेकिन जब उन्होंने आए और वो मेरी तरफ आगे बढ़ के आए, उन्होंने हाथ मिलाया और उन्होंने मुझे एक लाइन कही, मिस्टर काबरा आपने तो कमाल कर दिया, राजस्थान में आपने ओएसिस बना दिया, स्वर्ग बना दिया। वो एक लाइन मेरे जीवन को जैसे बदल दिया।
जो कॉन्फिडेंस जो मुझे चाहिए था उस एक लाइन ने दिया। तो हमको सबको जीवन में कोई ऐसी एक पंक्ति चाहिए जो हमको मोटिवेट कर दे और हमारे को एक पॉजिटिव रास्ते पे ले जाए। जी बिल्कुल रविंद्र सर, बहुत सही आप कह रहे हैं कि कुछ हम कर रहे हैं और उसका हमें रिकॉग्निशन मिले तो बहुत ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। तो जो गोकुल स्वर्ग आपने बनाया है, इसमें ये एक चमत्कार है कि वहाँ पे उसकी खूबसूरती देखकर बहुत से पक्षी भी अट्रैक्ट होके उसके पास में आते हैं, क्योंकि नेचर आपस में बात करता है। और वैसे ही हम बहुत से गेस्ट भी आते हैं आपके वहाँ गोकुल में विजिट करने के लिए, तो जानना चाहेंगे उनका रिएक्शन क्या रहता है, वहाँ से वो क्या समझ है, क्या सीख लेकर जाते हैं? जी, पक्षी तो खूब आने लग गए। जैसे सुबह सुबह 100 से 200 के बीच में तोते रोज आते हैं, लाइन बना के बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं अब हम आएंगे। और उसके अलावा कोयल है, आपके किंगफिशर है, सिखरा है, ऐसी 12-15 स्पीशीज़ की बर्ड्स अब रेगुलर आती हैं। तो उनका जो संगीत सुबह सुबह मिलने करता है, वो जो सुनने को मिलता है, वो अपने आप में आपको इतनी पॉजिटिविटी भर देता है जिसकी कल्पना सिर्फ वहाँ बैठ के ही की जा सकती है। बिल्कुल सर। और अब इस गार्डन को देखने के लिए, गोकुल को देखने के लिए हज़ारों लोग पूरे भारत से, विदेशों से देखने आते हैं। अभी बहुत, जैसे आपने पूछा कि जो आते हैं उनके रिएक्शन क्या होते हैं, तो अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से 2 भारतीय ही हैं, वो वहाँ सेटल्ड हैं, वो आए थे। तो जब वो गोकुल से जाने लगे तो उन्होंने कहा एक सवाल आपसे मुझे पूछना है, ये जो आप इतना इस पे पैसा खर्च करते हैं, आपको क्या मिलता है इससे, कमर्शियली क्या फ़ायदा है? मैंने कहा आप यहाँ क्यों आए? तो बोले कि सुना था इसके बारे में तो हम ये देखने आए थे। तो मैंने कहा आप क्या लेके जा रहे हैं? बोले यहाँ का ऑरा अद्भुत है। बिल्कुल, इतना अद्भुत है कि इतनी खुशी और इतनी प्रसन्नता और इतना इंस्पिरेशन लेके जा रहे हैं, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, जिसके लिए सारी दुनिया भाग रही है, मिलता नहीं है। तो बोले आप फिर लेकिन चलता कैसे है, ये कैसे मेंटेन करते हैं? मैंने कहा जब आप दुआएं दे के जाते हैं, आप खुश होकर जाते हैं, आप प्रसन्न होकर जाते हैं, और वो प्रसन्नता मेरे इन 11,000 बच्चों तक जाती है, वही मेरे जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। इनकी सेवा करने के लिए जितना चाहिए वो ईश्वर अपने आप दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर ये बात जानकर कि जब लोग आते हैं तो वो एक अच्छी गुड फीलिंग्स लेके जाते हैं, रिलैक्स होके जाते हैं। जो खूबसूरती देखने के लिए हम आज बाहर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, यहाँ जाने की कोशिश करते हैं, छुट्टियाँ बिताने की कोशिश करते हैं, तो वो स्वर्ग तो आपने अपने घर में ही बना रखा है। तो जान सकते हैं कि हम समझ भी सकते हैं कि आपकी सुबह बहुत ही खूबसूरत होती होगी गोकुल में। रविंद्र सर, आपने ये कला केवल अपने तक ही नहीं रखी, बल्कि बहुत लोगों को सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप वेबिनार्स भी कंडक्ट करते हैं, बहुत से लोगों से जुड़ते भी हैं। तो क्या उन्हें आप सिखा पा रहे हैं, वो क्या सीख पा रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? मैं सबसे पहले तो एक अपने घर से शुरुआत करूँगा आपसे। जी। मेरा ग्रैंडसन है जो 4 साल का, कोविड के टाइम में जोधपुर आया था। तो उसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक तो क्या सिखा पा रहा हूँ और पेशेंस। तो वो मेरे सुबह सुबह बगीचे में आया और मुझे आके बोला, दादू आप भिंडी ग्रो करना सीखना चाहेंगे? तो वो इंग्लिश में बोला, मैं हिंदी में बोला। मैंने कहा हाँ भी ज़रूर सीखना चाहेंगे, आपको आता है? मैंने कहा नहीं आता है। तो बोले फिर आप ध्यान से सुने, सबसे पहले आपको मिट्टी और खाद लेनी पड़ेगी। 4 साल का मेरा ग्रैंडसन। आपको मिट्टी खाद देनी पड़ेगी, उनको मिक्स करके एक गमले में डालना पड़ेगा। उसके बाद बीज लेना पड़ेगा, एक खड्डा करके उसके बीच में डालना पड़ेगा, उसको पानी दीजिए। और उसके बाद में आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से सुननी है, 45 दिन आपको पेशेंस रखनी है, भिंडी 45 दिन बाद होगी। ये है पेशेंस क्या होती है। और ये जब आप किसी के साथ जुड़ते हो तो वो भी उसको ऑब्जर्व करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात आपने क्या पूछी अभी? सर, जिस तरीके से आप गोकुल को नर्चर कर रहे हैं, आप ये कला केवल अपने आप तक ही नहीं रख रहे, बहुत से लोग वो सीख भी रहे हैं। तो वो जानना चाहेंगे। तो मैं एक तो सोशल मीडिया के माध्यम से इसको गोकुल को शेयर करता हूँ, फूलों के नाम शेयर करता हूँ, उनको किस तरीके से नर्चर करना है वो शेयर करता हूँ। और उसके अलावा कोविड के समय जब हम लोग बिल्कुल लॉकडाउन में थे, घर में थे, तो बहुत से लोगों ने कहा कि सर आप वेबिनार शुरू करिए और एक एक टॉपिक को आप थोड़ा सा डिटेल में जो आप करते हैं वो करिए। तो उनके कहने से मैंने ये शुरू किया जी। और 50, 60, 70 लोग पूरे भारत से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग शहरों से जुड़े।
हाँ। और शुरू शुरू में जब जुड़े तो थोड़े से उन्होंने कहा कि सर हमको कुछ आता ही नहीं है, हम तो कैसे। मैंने कहा आप थोड़ा सा फॉलो करिए, सुनिए। और नतीजा ये हुआ कि 4 महीने में वो ये बोलने लगे कि कल तक हमारा माली हमको डोमिनेट करता था, वो कहता था कि आपको ऐसा करना नहीं तो पौधा खराब हो जाएगा। अब वो कहता है कि आप साहब को पूछो, अब जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। और हमारी लाइफ बदल गई, हम प्रकृति से इतने जुड़ गए हैं कि जीवन में खुशियां लगने लग गई। अब समय अपने आप इसमें हम बिताने लग गए जी। लगता है अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपना घर अपना स्वर्ग बन गया। तो इच्छा यही है कि अब जो गोकुल जोधपुर में बना है वो भारत के हर कोने में, हर घर में एक गोकुल बने। बहुत ही नेक सोच है आपकी, और बहुत ही आप ये सत्य बात भी कह रहे हैं कि हम भी चाहेंगे कि जो बच्चा है उसके मन में प्रकृति के प्रति प्रेम होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, वैसे तो हमें हमारी बुक्स में, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में बचपन से ही सिखाई जाती हैं बहुत सी बातें, लेकिन प्रैक्टिकली उन्हें इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसा करें कि ये संकल्प लें कि 1 महीने में 2 पौधे तो हमें लगाने ही हैं, और लेकिन सिर्फ लगाने ही नहीं है, उनको नर्चर भी करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रविंद्र सर, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है। आपको लिखने का भी बड़ा शौक है, और गोकुल पे आपने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखी है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप वो ज़रूर सुनाएं। अच्छा, मैं लेकिन वो मुझे 1 मिनट मैं आपको हाँ मैं ज़रूर सुनाऊंगा आपको वो भी। ये भी संभव तभी हुआ है जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं। पॉजिटिविटी जब आप सुबह सुबह, जैसे आपने पूछा कि कितना टाइम आप देते हैं और कितना दे पाते हैं। मेरा सुबह 4:30 बजे रोज होती है, 5:15 साढ़े 5 में गोकुल में होता हूँ, और 1:30 बजे तक ना मोबाइल रखता हूँ ना कुछ रखता हूँ, अपने बच्चों की सेवा में लगा रहता हूँ। और यही समय है जिसकी वजह से आज जो गोकुल आप देख रहे हैं वो गोकुल बना है। एक एक पौधे को मैं अब 11,000 पौधे, उनको एक एक को रोज ऑब्जर्व करता हूँ, और कहीं मुझे कमी रह जाती है तो वो खुद अपने आप मेरे से, जैसे कोई विचारों का आदान प्रदान होता है, वो बता देते हैं हमको तकलीफ है, वो अपनी तरफ खींच लेते हैं और मैं उनको देख लेता हूँ। बहुत बहुत खूबसूरत सर। जी जी जी। तो ये एक अद्भुत रिश्ता प्रकृति के साथ में मेरा हो गया है। अब ये हो गया है कि जब मैं गोकुल से बाहर निकलता हूँ, जिस दिन जाना होता है शाम को, उस दिन इनको पता लग जाता है कि आज मैं बाहर जा रहा हूँ, और ये नाराज होके, जैसे एक छोटा बच्चा रूठता है वैसे रूठ के बैठ जाते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे पता लगता है आपको रूठ के बैठ जाते हैं? तो जो वो रास्ता है, नॉर्मली मैं जब रोज निकलता हूँ तो ये छूते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे हक कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन मैं जाने वाला होता हूँ ऐसा लगता है जैसे रास्ता इन्होंने खोल दिया है, हमको नहीं बात करनी है। मुझे इनको कहना पड़ता है कि 2 बच्चे, मेरे 2 बेटे हैं जो बाहर रहते हैं, मुझे उनके पास भी जाना होता है, उनसे मिलना होता है। 350 दिन तो मैं यहीं रहता हूँ, 15 दिन तो उनके पास भी जाऊँगा, दिन भर समझाता हूँ, कह के जाता हूँ, लेकिन 2 दिन तक जब मैं वापस आता हूँ तो ये नाराज रहते हैं। सुबह से शाम तक एक छोटे बच्चे की तरह पुचकारना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है, कहना पड़ता है कि मैं आ गया हूँ, और शाम को वही एक फीलिंग वापस आनी शुरू हो जाती है। तो ये रिश्ता है और ये जुड़ाव इनके साथ में। बहुत खूबसूरत। नेचर हमसे बात करता है रविंद्र सर, ये हमने भी बहुत सी जगह महसूस किया है, और हम जिस तरीके से पहले अगर पास्ट में भी देखा जाए तो बहुत से ऐसे आंदोलन भी हुए हैं, चिपको मूवमेंट्स भी हुआ है, जिनमें पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी, और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से भारत सरकार की भी इनिशिएटिव्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज बहुत ही अपने इनिशिएटिव्स निभा रही हैं हमारे क्लाइमेट को अच्छा बनाने में। कार्बन फुटप्रिंट्स, CO2 का लेवल कम करना, बहुत से इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो बच्चा है, बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो सभी कहीं ना कहीं हमारे नेचर को नर्चर करने में कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। तो बात करें सर, मैं ये वाली बात आपसे पूछना चाहूँगी कि नेचर जिस तरीके से हमसे बात करता है, और जब हम कोई एडवर्सिटीज़ उसको देते हैं, लाइक डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं, तो हमें लैंडस्केपिंग का, लैंडस्लाइडिंग का डर रहता है, तो ये चीज़ साइन नेचर तुरंत दे देता है। क्या कहना चाहेंगे सर, हमारे क्या प्रयास रहें कि हम इन सब चीज़ों से दूर रहें, एफॉरेस्टेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं? जी बिल्कुल, ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है जी। पौधे हैं तो जीवन है, बिल्कुल, पानी है तो जीवन है, और पौधे हैं तो जीवन है। तो इनको बचाना है तो हमारी सबसे बड़ा हमारा प्रयास होना चाहिए। हमको सबको संकल्प लेना चाहिए
कि अगर हम कहीं पेड़ नहीं लगा सकते तो हम उसमें कंट्रीब्यूट करें। हम किसी भी ऐसी संस्था से जुड़ें जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। कहीं कोई पेड़ काट रहा है तो हम एक प्रयास करके हम कोशिश करें कि वो पेड़ ना कटे। हम कोशिश करें कि हम पौधे अपने घर में छोटा सा, चाहे छोटी जगह है, बालकनी है, 10 गमले हम लगाएं। वो प्रेरणा स्वरूप बनके दूसरों को प्रेरणा देते हैं और ये एक छोटा सा योगदान हम बहुत बड़े रूप में कर सकते हैं। आप सोचिए, आज एक बिल्डिंग बनती है जिसमें हजारों फ्लैट होते हैं। अगर 15-15 पौधे भी हर गमले में, हर घर में एक फ्लैट में लगाएं और वहाँ 1000 हैं तो आप समझिए संख्या 1.5 लाख पहुँच जाती है। तो ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पर्यावरण बन सकता है और हम अपने को एक बहुत सुखमय माहौल में पा सकते हैं। जी बिल्कुल सर, ग्रीन बिल्डिंग्स के भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है कि जो बिल्डर्स हैं वो ग्रीन बिल्डिंग्स को इनिशिएट करें, वेंटिलेशन इस तरीके से रखें कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ ना हो, या बहुत ही हमारी जो टेक्नोलॉजी भी है वो नेचर को लेकर भी साथ में आगे बढ़ चुकी है। बात कर रहे थे सर आपकी कविता की, वो खूबसूरत शब्द, बिल्कुल सर, आप जैसे भी आप हमारे दर्शक ज़रूर सुनना चाहेंगे। अच्छा ठीक है जी। तब तक हम एक दूसरा कुछ भी आप जी सर, बहुत ही अच्छे आपके इनिशिएटिव्स चल रहे हैं गोकुल के रिगार्डिंग। साथ ही में पौधों को नर्चर करने के अलावा आपके बहुत ही खूबसूरत शौक भी है, आपको फोटोग्राफी का बड़ा शौक है। तो जानना चाहेंगे ये इस शौक को आप कितना आगे लेके जाते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे आप फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं? देखिए, फोटोग्राफी मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, लेकिन जबकि प्रकृति से जुड़ा हूँ और मुस्कुराहट को कैप्चर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब गोकुल में कोई आता है और वो खुश होता है तब वो मुस्कुराहट को कैप्चर करके और जब उनको मैं शेयर करता हूँ तो वो पल इतने खूबसूरत उसकी यादों में सदा के लिए बन जाते हैं और वो रिमाइंड करते हैं कि प्रकृति की वजह से मेरे चेहरे पे ये मुस्कुराहट थी, उस माहौल की वजह से मेरी मुस्कुराहट थी। तो मुझे भी किसी न किसी रूप में प्रकृति को अब अपनाना चाहिए, प्रकृति से जुड़ना चाहिए। जी। तो ये, और अब फोटोग्राफी जब मैं करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो फोटो तुरंत उसी दिन विदिन 24 आवर्स को चली जाए, और जब वो जाती है तब जो प्रसन्नता और जो एक यादें जो हमारी बन जाती है वो हमेशा के लिए वो जीवन में और दिल में कैद हो जाती है। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा रविंद्र सर। और दर्शकों, ये हम रविंद्र काबरा सर से बात कर रहे हैं और बहुत कुछ हमें उनसे जानने को भी मिल रहा है, बहुत अच्छी बातें वो बता रहे हैं। और सर ने बहुत ही खूबसूरत कविता लिखी है और वो बहुत ही जल्दी हमें सुनाने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगी कि आप सभी, छोटा बच्चे बड़े, सभी 1 महीने में 1-2 पौधे ज़रूर लगाएं, उन्हें नर्चर करें, उनकी देखभाल करें, और जिस तरीके से रविंद्र सर उन्हें प्यार कर रहे हैं, बच्चों जैसा उन्हें प्यार ज़रूर करें। मैं एक थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जब तक ये मैं आपको सुनाता हूँ, बागवानी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है जी। हमारी सोच को थोड़ा सा हमको चेंज करना है, थोड़ा सा समय निकालना है। देखिए, मैं बहुत छोटी सी बातें बताता हूँ जिससे आप को भी लगेगा कि अरे ये तो मैं भी कर सकती थी, मैंने अभी तक क्यों नहीं किया। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो बागवानी में है या पेड़ पौधों के संरक्षण में है वो पानी है। अगर आपको पानी देने का तरीका आ जाता है तो 40% आप एक बागवान बन जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पौधे जो खराब होते हैं उसका मुख्य कारण पानी है जी। पानी कम या ज़्यादा दोनों की वजह से पौधों की जो मोर्टेलिटी होती है वो उसी वजह से होती है। जी बिल्कुल सर। उसके बाद खाद। जी रविंद्र सर। वो खाद, नियम कटिंग, ये और सूरज की रोशनी, ये 4 चीज़ों का थोड़ा सा अगर हम धीरे धीरे जब उनसे जुड़ने लगेंगे वो हमको धीरे धीरे समझाएंगे। लेकिन समय देना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, तो आप भी अपने गोकुल के बागवान बन जाएंगे। बिल्कुल। सर, आपकी कविता ज़रूर हम सुनना चाहेंगे। प्रकृति बागवानी जीवन की वह सुंदर राह है जो किसी भी इंसान को, चाहे डिप्रेशन में हो, चाहे कठिन परिस्थिति में हो, चाहे सेहत से जुड़ी तकलीफ हो, हर दर्द की सबसे सुंदर दवा है। खुशियों का वो खजाना है जिसका कोई मोल नहीं, मुस्कुराहट की वो सीढ़ी है
जो सकारात्मकता की हमको बढ़ाती है। हाँ। और जीवन की सबसे सुंदर सरल राह जिंदगी जीने की है। बिल्कुल। मैं आपको एक छोटी सी कविता जो मैंने गोकुल पे लिखी है, हाँ जी। मैं आपको जी सर। गोकुल क्या है? जीने की चाह है, खुशियों की राह है, दिल का सुकून है, एक बागवान का जुनून है, मुस्कुराहट का पथ है, एक बागवान का हट है, जी। जीवन की प्रेरणा है, खुशियों का संसार है, अनगिनत फूलों की बहार है, प्रकृति का वो खूबसूरत स्वरूप जहां मिलती दोनों छांव और धूप। सो नाइस। रंगों का पर्याय है, ध्यान के लिए स्वर्ग है, जी। मन की शांति का अद्भुत एहसास, जहां पक्षियों का नित बजता सुगम संगीत, जहां फूल भी गाते मुस्कुराकर गीत, जिंदगी का तराना है, जहां जिंदगी को पहचाना है, जहां कृष्ण का वास है, जहां गोपियों का रास है, जी। जहां इंद्रधनुषी रंग है, प्रेरणा की सरगम है, जहां आकर खो जाता मन, जहां आकर मुस्कुराता हर जन, जहां जीवन की आशा है, जी। जो जीवन की परिभाषा है, जीवन का अमृत है, ना राग है ना द्वेष है, बस मिलता एक संदेश, वक्त है अपने को प्रकृति में घोल, निकलेंगे सदा मुख से मधुर बोल। सो स्वीट सर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आप लिखते भी हैं, आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं सर। आपने इतनी खूबसूरत एक सृष्टि बसाई हुई है, आपको फोटोग्राफी का शौक है, आप कविताएं भी लिखते हैं। थोड़े टाइम पहले जब हमारी बात हो रही थी, आपने मुझे बहुत ही खूबसूरत एक पॉजिटिव थॉट्स को लेके भी एक कविता पढ़ाई थी, वो भी पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा सर। जानना चाहेंगे सर, सक्सेस मंत्रा क्या है आपकी लाइफ का, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? देखिए, सक्सेस मंत्रा बहुत सिंपल है। जब किसी ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपको डेड एंड दिखता है जी। तब आपको उस पथ पे चलना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है। जी। और जब आप उस पथ पे चलेंगे तो आप नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर होंगे। ऐसे समय नेगेटिविटी से दूर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उस पथ पे जब आप चलेंगे जिसमें आपका शौक है, इंटरेस्ट होगा, तो धीरे धीरे आप उसकी तरफ छोटेंगे। और समय हमेशा एक सा नहीं रहता, समय हमारी परीक्षा लेता है। और उस परीक्षा में अगर हम एक लोहे की तरह, आग में लोहे की तरह तप के अगर निकल जाएं और उससे सीख ले लें, तो सक्सेस हमारे कदमों में ज़रूर आती है। बिल्कुल। सक्सेस की वो सीढ़ी चुनते हैं, लेकिन उसके बाद में एक चीज़ हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जी। सक्सेस सबको मिलती है, लेकिन सक्सेस के साथ में गुरूर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। आप उस पौधे की तरह रहने चाहिए जो फल फूल लगने पे झुक जाता है। जी। अगर आप रहेंगे तो सक्सेस आपको सीधा आसमान तक ले जाएगी, वरना वापस आपको नीचे ले जाएगी। यही सक्सेस मंत्र है। हमें सरल रहना है, मन को स्वच्छ रखना है और भरोसा रखना है। अपने पे भरोसा रखना सबसे ज़रूरी है। हम कर सकते हैं, इस जज्बे से हमको आगे बढ़ना। जी बिल्कुल रविंद्र सर, संकल्प चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि हम कभी पीछे ना हटे। बहुत ही अच्छी बात आपने बोली है सर। आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं सर, क्योंकि समय की हमारे पास में पाबंदी है। हम चाहेंगे कि आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें एक बहुत ही प्यारा प्रकृति से रिलेटेड मैसेज दें, उन्हें बताएं कि किस तरीके से वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, उसे और भी अच्छा खूबसूरत बना सके, उसे नर्चर कर सके। देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन कोशिश करें शनिवार रविवार 2 दिन ऐसे होते हैं जब हमको थोड़ा समय होता है, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे स्टूडेंट हो। सैटरडे संडे को थोड़ा सा समय हमारे पास ऐसा होता है कि जब हम आधा 1 घंटा निकाल सकते हैं। आप आधा 1 घंटा अपने बगीचे में जाइए, बैठिए, अपने पौधों को पानी दीजिए, और ख़ासकर 2-3 पौधे उसमें ऐसे लगाइए जिसमें फूल आते हों। आप जब उसको पानी देंगे और पहली कली आएगी और जब पहला फूल खिलेगा, और जब वो फूल को आप देखेंगे और उससे जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी,
उसके बाद मैं गारंटी करता हूँ आप सिर्फ 3 महीना करके देखिए, आप बगैर अपने पौधों को देखे घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपका उनसे प्रेम बढ़ जाएगा, आपके जीवन में आनंद आएगा, आप पॉजिटिव सोच के साथ घर से निकलेंगे और शाम को जब आप अपना काम करके आएंगे तो आप एक अलग फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे। और आने के बाद अगर टेंशन में हो तो मैं फिर से कहूँगा, 1 कप चाय आप वहीं बैठ के 15 मिनट शांति से आंखें बंद करके उनके साथ पिएं। आपको अपने टेंशन को रिलीव करने का सबसे सुंदर माध्यम वो आपके पौधे दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा रविंद्र काबरा सर आपसे बात कर कर, और बहुत कुछ आपने हमें बताया किस तरीके से आपने अपने गोकुल को नर्चर करा हुआ है, किस तरीके से उसको समय देते हैं, किस तरीके से पेड़ पौधों से बात करते हैं। ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा। एक चीज मैं आपको और मैं कहूँगा जो स्वास्थ्य से कनेक्टेड है, प्रकृति किसी को कैसी भी प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, अगर प्रकृति से जुड़े तो क्या संभव नहीं है, ये कल्पना नहीं कर सकते। ये मैं आए दिन रोज गोकुल में देखता हूँ और इसका 2 दृष्टांत मैं आपको छोटे से मैं दूंगा। एक कोई देखने आए थे गोकुल और वो गाड़ी लेके एकदम गार्डन के एंड तक आ गए थे, तो मैं कहने जा रहा था कि गाड़ी पीछे ले जाएं, तभी देखा कि वो उतर के पास वाले पे गए, उन्होंने दरवाज़ा खोला और जो उनके साथ आई थी उनको गोदी में उठाया और उठा के वो गेट तक ले आए। तो मुझे लगा, तब मुझे समझ में आया कुछ चलने की प्रॉब्लम है। उन्होंने उनको उतारा, बोले मेरे को उतार दो और यहाँ खड़ा कर दो। वो दीवार के साथ में खड़ी हुई और 5 मिनट बाद वो अपने शायद हस्बैंड और उनके हस्बैंड ही थे, उनको बोला मुझे छोड़ दो, मैं चलूँगी। वो बोले तू चल नहीं सकती है। बोले नहीं चलूँगी, मुझे यहाँ आके जैसे कोई शक्ति मिल गई है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरा पथ गार्डन का वो विदाउट सपोर्ट के चली। उनके हस्बैंड ने कहा ये आज चमत्कार हो गया। ये अद्भुत प्रकृति कर सकती है एक ऐसे इंसान को जो चल नहीं सकता उसको चला दिया। मेरे फादर कुछ वर्ष पहले जब दिल्ली से आए तो मैंने उनसे ये कहा कि पापा आप कल से गार्डन में बैठ के चाय पिया करें, अखबार वहीं पढ़ा करें। तो काफ़ी बड़ा घर है, चलना करीब 250 कदम चलना पड़ता है उनके कमरे से। बोले नहीं नहीं मैं इतना दूर नहीं चल सकता और मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने अपनी माँ को बोला कि आप थोड़ा बोलना पापा को। 10-11 दिन थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। 11वें दिन उन्होंने बोला कि उसको बुला और मेरे को लेके जाएगा। मैं गार्डन में लेके आया, उनको बिठाया, उन्होंने चाय पी और अपना आधा घंटा बैठे, उनको छोड़ के आगे। 7-8 दिन तक ये चलता रहा। 9वें दिन आप विश्वास नहीं करेंगे, वो खुद चल के आए। स्टिक थी उनके हाथ में, वो खुद चल के आए, कुर्सी लगा दी, बैठे। और 14 दिन हुए, 1 हफ्ता और निकला, उन्होंने कुर्सी वहाँ लगाई और वॉकिंग शुरू कर दी। और 3 हफ्ते बाद मैं काम कर रहा था और सडनली देखा पापा जॉगिंग कर रहे। ये मेरे लिए भी विश्वास करने जैसा था नहीं। मैंने वीडियो बनाई और अपने बच्चों को भेजी। बोले हम विश्वास नहीं कर सकते कि दादाजी जो चल नहीं सकते वो जॉगिंग कर रहे हैं। सो ये है प्रकृति का कमाल। सो कोई भी अगर ऐसा इंसान जिसको किसी तरह की तकलीफ हो, किसी तरह की भी, वो 50, 60, 70% सिर्फ प्रकृति से जुड़ के, प्रकृति के ऐसे माहौल में बैठ के जहां आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आप उसको मेंटली 90% ठीक कर सकते हैं। स्वास्थ्य में तो जो इम्प्रूव होगा वो होगा। बिल्कुल ये कमाल है। बिल्कुल, बहुत ही सत्य आपने बात कही है। हमारे जो बड़े लोग हैं वो भी हमें ये सिखाते हैं कि सुबह जैसे ही उठो तो बिना कुछ पैर में पहने तुम घास में चलो, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी होगी। या कभी आंखों में स्ट्रेन आ गया है तो एक तरफ आप पौधों को देखो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सारी बातें बहुत सच है और हमारी हेल्थ से भी कहीं ना कहीं जो प्रकृति है वो जुड़ी हुई है। बहुत ही अच्छा लगा रविंद्र सर आपसे बात कर बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन जयपुर का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक मौका दिया। अपने आपके इतने लंबे चौड़े जो फॉलो करते हैं इस धरती धोरा प्रोग्राम को, आज शायद उनको कुछ प्रेरणा मिलेगी प्रकृति से जुड़ने की। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद सर। तो दोस्तों अभी हमने मुलाकात करी रविंद्र काबरा सर से, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं। बहुत ही अच्छे वो कार्य कर रहे हैं, प्रकृति में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूरदर्शन परिवार आप सभी से ये गुजारिश करना चाहेगा कि आप सभी छोटा छोटा नेचर में ज़रूर कंट्रीब्यूट करें और टाइम दें नेचर को। तो दोस्तों आज के लिए इजाज़त लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर से एक नई पर्सनैलिटी के साथ में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए बबीता प्रधान को। देखते रहिए DD राजस्थान। नमस्कार। नमस्कार।